हेलो एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार आज का पॉडकास्ट ना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है बिकॉज आज के हमारे गेस्ट हैं कैस अंसारी, जो कि उस सेम फेज से निकले हैं जिससे आज के टाइम में हर एक स्टूडेंट निकल रहा है। हर एक मिडिल क्लास का लड़का, हर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के जो सपने हैं, जो वो आजकल देखते हैं कि मेरे को इतना पैसा कमाना है कि मेरी फैमिली को कोई दिक्कत ना है, कोई इश्यू ना हो। तो उस सेम फेज से वो निकले हैं एंड आज वो जिस लेवल पर पहुंचे हैं, जो जॉब्स उन्होंने की हैं क्रैक, जो एक्सपीरियंस उनके पास है, वो सारा कुछ आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। एंड आपके बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। एंड साथ में वो एक डेटा इंजीनियर है। तो आप अगर एक डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये वीडियो, ये पॉडकास्ट आपके लिए सच में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज उन्होंने आज इस पॉडकास्ट में इतनी अच्छी अच्छी टिप्स एंड इंसाइट्स शेयर किए हैं, अपनी जर्नी शेयर की है। जो टिप्स उन्होंने, ऐसी ऐसी टिप्स उन्होंने बताई हैं जिनसे आपको डेटा इंजीनियर बनना है या फिर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपको एक रोड मैप पता चलने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पॉडकास्ट है और मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बिकॉज आई वांट कि आप जल्दी से जाके पॉडकास्ट को देखो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो गाइस एंड वेलकम। वेलकम कैस भाई, कैसे हो आप सबसे पहले? तो यार मैं बढ़िया हूँ। आई होप आप भी अच्छे हो और जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं वो भी अच्छे होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमारे इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप आए बिकॉज आज काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारी बातें करेंगे एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स भी हैं, वो भी, उनके काफ़ी सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। हम्म। तो हाँ, मैं भी हाँ, उम्मीद करता हूँ कि काफी जो डाउट्स आप बोल रहे हो वो सारे क्लियर हो जाएं, और अगर जो वीडियो कोई देख रहा है तो कुछ ना कुछ उसको वैल्यू मिले, उसका ऐसे टाइम वेस्ट ना हो। तो मेरी भी पूरी कोशिश यही रहेगी कि कुछ ऐसी चीजें बताई जाएं जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो सबसे पहले ना अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो शॉर्ट में। हाँ, तो सबसे पहले ना, सही कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। हाँ। मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ और अभी जेपी मॉर्गन में करेंटली काम कर रहा हूँ। 4 महीने हुए मुझे यहाँ पे यूके आए हुए। इससे पहले मैं एयरटेल में काम करता था और वहाँ पे मैंने 2.5 साल के आसपास काम किया। वो मेरी पहली कंपनी थी। मैंने अपना बीटेक किया हुआ है ट्रिपल आईटी ऊना से, कॉलेज कंप्लीट करके मेरे को एयरटेल में जॉब मिला। तो छोटा मोटा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे होंगे वो मेरे ही एज के होंगे या फिर थोड़े से छोटे होंगे या फिर थोड़े बड़े होंगे। तो मोर और लेस हम एक ही एज के हैं। तो काइंड ऑफ हम कोशिश करेंगे कि कैसे मैंने स्विच किया, क्या सारी बातें आगे हम करेंगे। बट यही मेरी थोड़ी सी जर्नी है। पहले मैंने इंडिया में काम किया 2.5 साल। उसके बाद मैं अभी यूके आया हूँ, 4 महीने हुए, और यहाँ पे भी डेटा इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ। ओके, सो यूके में आपका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है आपको जाके? यार यूके में तो अगर देखो, कई सारी चीजें हो सकती हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ हम्म। भी है। तो अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया से प्रोफेशनल लाइफ को, तो कहीं ना कहीं बेहतर है। यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है आपको, जो पैसे मिलते हैं ऑब्वियसली, वो काफी बेहतर हैं। आपको काम करने में अच्छा लगता है, मजा आता है, टीम अच्छी होती है। जो हम्म। मैंने पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया वो बेहतर है। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से इतनी दूर आते हो अपनी फैमिली को छोड़ के, तो देयर आर सम, यू नो, कैसे बताऊं उसको, पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल फीलिंग्स हैं, जो होम सिकनेस होती है, घर की याद आती है। आपको यहाँ उतना बेहतर नहीं लगेगा। कल मैच था, क्रिकेट मैच था, सभी लोग इंडिया में एंजॉय कर रहे थे, मैं यहाँ पे अकेले हम्म। मैच देख रहा था। आई वॉज एंजॉइंग, बट वो जो फीलिंग आती है इंडिया में रह के वो सब करते हुए, उतना मजा नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा था चीजों को। तो वो चीज आप मिस करोगे, बट ऑब्वियसली कुछ आपको मिलता है तो कुछ खोना पड़ता है। प्रो एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, यहाँ पे जो कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं आप इंडिया को मिस करते हो यहाँ पे। वो तो डेफिनेटली है, मतलब इवन आप इंडिया में भी किसी दूर शहर में जाके जॉब करते हो तब भी फैमिली की याद तो डेफिनेटली आती है स्टार्टिंग में। एंड इवन आप तो दूसरी कंट्री में जाके कर रहे हो इतना दूर जाके, तो डेफिनेटली मिस तो डेफिनेटली होगा, वो तो है। सो सही कह रहे हो, सही कह लाइक रहे हो। जैसे आपने अपनी फैमिली की भी बात की, आपने लाइक ट्रिपल आईटी ऊना से अपनी बीटेक की है, फिर आपने एयरटेल में जॉब की, फिर अभी आप यूके में जेपी मॉर्गन में जॉब कर रहे हो। तो वो जो आपकी जर्नी रही है ना, वो एक बार बता दो बिकॉज आपकी जर्नी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है एंड वो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स उसे रिलेट भी कर पाएंगे। तो वो एक बार पूरा बता दो, मतलब कैसे आपने बचपन से स्टार्ट किया एंड कैसे आपने ट्रिपल आईटी ऊना में आप गए, देन आफ्टर दैट जॉब कैसे करेक्ट की, वो सारी चीजें, वो सारा एक्सपीरियंस। देखो, एक चीज मैं बोलता हूँ और सबसे ये बोलता हूँ कि मेरी जो स्टोरी है, या फिर
कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जो मिडिल क्लास से है, मिडिल क्लास में नहीं बोलता हूँ, वो गरीब ही होते हैं, बिलो पॉवर्टी हम्म। लाइन होते हैं। 85% 90% स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं और जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं एक्चुअली। कुछ करने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत तूफान मचाना चाहते हैं लाइफ में, वो इतना करना चाहते हैं कि जिस स्टेज में उनकी फैमिली होती है, जब वो बचपन में होते हैं, चीजें अफोर्ड न कर पाना, बहुत मुश्किल से घर चलना, तो उन चीजों के लिए वो कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर कर सकें, कि हमारी फैमिली की कंडीशन सही हो सके। तो जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं उसमें से 90% लोग ऐसे ही होंगे जो मेरी स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे, जो सेम फेज में है, जो अपनी फैमिली की सिचुएशन थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो चीज वो बचपन में अफोर्ड न कर पाए, वो आगे चल के अफोर्ड कर पाए, उनकी फैमिली वो सारी चीजें अफोर्ड कर पाए। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी ही रही कि बचपन में हम लाइक जैसे बाकी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के होते हैं, बहुत स्ट्रगलिंग होती है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता है, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात होती है। तो कहीं ना वाह। कहीं मैं लकी भी हूँ, और कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, अगर नहीं मिली होती तो ऐसे बोलते हैं ना कि अ, जो फैमिली बिजनेस होता है, जैसे मेरे पापा सिलाई करते थे, तो कहीं ना कहीं मैं भी वही कर रहा होता या फिर कुछ और जॉब ही कर रहा होता। तो वो अपॉर्चुनिटी मिली, मैं कहीं ना कहीं पढ़ाई करना शुरू किया। हो सकता है मैं होनहार रहा हूँ या फिर अच्छा रहा हूँ। तो पढ़ाई में भी ठीक था, तो पढ़ते गया, मुश्किलें बहुत आई, लेकिन ये था कि पेरेंट्स का ऐसे था कि कुछ करा देंगे इसको। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी बड़ी दीदी पढ़ नहीं पाई मेरी वजह से मेरे बाद जो छोटी एक सिस्टर है वो भी पढ़ नहीं पाई, क्योंकि सबको पढ़ाना मुश्किल है भाई, हम्म। सबको नहीं पढ़ा सकते वैसे पेरेंट्स। तो उनका था कि इसको पढ़ा देते हैं, ये अगर पढ़ लिया तो काफी सारी चीजें चेंज होगी। तो मेरी 4 सिस्टर्स हैं, दो मेरी सिस्टर्स नहीं पढ़ पाई। उसका मुझे हमेशा एक मलाल रहेगा, लेकिन जो चीजें बीत चुकी हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी दो मेरी सिस्टर्स हैं जो सबसे छोटी हैं, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरा पूरा ऐसे है कि वो जहां तक पढ़ेंगी, जैसे पढ़ेंगे, उनको मैं पूरा पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। तो ये थी, और इस चीज से आप सभी लोग रिलेट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं एलियन हूं या फिर दूसरे ग्रह से आया हूं, सभी लोग इसी फेज से गुजर रहे हैं। तो मेरी स्कूलिंग वगैरह मेरे होम टाउन से हो गई, दिन में 1 साल के लिए कोटा चला गया, वो भी अलग ही एक स्टोरी है। एक था कि मेरे को करना है बीटेक करना है, मेरे को इंजीनियर बनना है। और आपको गांव का पता है, जो रूरल एरियाज होते हैं उसमें ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स का बहुत फोकस होता है। यू हम्म। नो आप पुलिस में चले जाओ, लाइक यूपीपी जो होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस जो होता है, या फिर गवर्नमेंट की सर्विसेज जो होती हैं, यूपीएससी वगैरह होता है, उस पे बहुत फोकस होता है। लेकिन मेरा बचपन से ही नहीं रहा। मेरा ऐसे था, मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, मेरे को बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्योंकि मैंने क्लास 12 जब पढ़ रहा था तो वहां पे एक मेरे टीचर थे फिजिक्स के, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और वो वर्क फ्रॉम होम करते थे प्लस हमें पढ़ाते भी थे। तो मेरे को थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगता था सॉफ्टवेयर बनाना, ये सब दुनियादारी करना। तो मैं पापा से बोल दिया मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे हम। और ही वाज लाइक कि गांव के कुछ लोग पढ़े हैं बीटेक और उनको अच्छी जॉब नहीं मिली है। तो मैं ऐसे कहता था यार, सबको एक जैसा नहीं है, मुझे क्या हम्म। करना है, कैसे करना है, वो मैं बेहतर जानता हूँ। दुनिया क्या कर रही है, मतलब ऐसे होता है ना कि सभी लोग बीटेक करके घूम रहे हैं, कोई भी मुझसे बोल देता था। इनफैक्ट जब मैं एडमिशन लिया था तो हमने लोन लिया था, और ऐसे पेरेंट्स जो दिन भर जो कमाते हैं शाम को खा लेते हैं, वो अगर 7-8 लाख रुपया लोन ले बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो सबको ऐसे बोलता है कि ये लड़का अपने बाप को डुबा देगा, ये भी रोड पे आएगा, इसके बाप भी रोड पे आए, ऐसी ऐसी बातें बोली जाती थी। तो मेरा ऐसा था कि मैं खुद को बेहतर जानता हूँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं रोड पे भी आऊंगा, मैं खुश रहूंगा कि मुझे जो करना था मैंने किया। मुझे ये मलाल नहीं रहेगा कि मेरा एक सपना था मैं वो नहीं कर पाया। तो फिर मेरे पापा भी मतलब इतना समझते थे कि लड़का ठीक है कर लेगा, तो मेरे को कोटा भेज दिए, कोटा में मैंने पढ़ाई किया। हालांकि मैंने बताया है सबको, इतना अच्छा नहीं रहा मेरा प्रिपरेशन, इतनी अच्छी से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, बट ट्रिपल आईटी मिल गया। और बहुत संयोग की बात है, ट्रिपल आईटी में जब मैं एडमिशन लिया, देखो मैं बहुत लेंदी कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें मैं अच्छे से समझा देना चाह रहा हूँ आप नहीं लोग को। मतलब काफी मेरे को तो मतलब इतना ज्यादा मजा आ रहा ना, कितनी इंस्पायरिंग जर्नी है, मतलब मजा आ रहा है सुनने में, आप करो कंटिन्यू। तो जब मैं ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले रहा था तो मुझे कॉलेज जामिया भी मिला था, जामिया इस्लामिया करके दिल्ली में कॉलेज है, दिल्ली में। जहाँ पे फीस बहुत कम लगती है। हम्म। फीस 10,000 साल का लगता है, शायद 15,000 ही लगता है। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या था कि मेरे को ट्रिपल आईटी में ही जाना है। मैं पूरा माइंड बना चुका था, क्योंकि ट्रिपल आईटी था हिमाचल में,
और वो उसका कैंपस चलता था एनआईटी हमीरपुर में। लाइक ट्रिपल आईटी जो शुरू के होते हैं, नए होते हैं, उनका अपना कैंपस नहीं होता है, तो किसी ना हम्म। किसी एनआईटी में या फिर किसी पॉलिटेक्निक में उनका कैंपस चल रहा होता है। तो हमारा जो कॉलेज था, जब मैं एडमिशन लिया, वो 3 साल पुराना ही था। तो मैं सोचा एनआईटी में जाऊंगा, कैंपस उसका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन कैंपस है। जितने भी लोग एनआईटीएस से पढ़ रहे हैं, मैं आपको बोलता हूँ, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कैंपस एनआईटी हमीरपुर को मिला है। तो वहां पे पढ़ने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन जो फीस थी बहुत ज्यादा थी, तो हमें लोन लेना पड़ा। ओके। तो जब मैं वहां पे गया, तो काफी सारी चीजें अलग थी। लाइक शुरू में कुछ टाइम तो हमारा लाइक एनआईटीएस के साथ कैंपस चलता था, लाइक क्लासेस चलती थी, फिर अलग हो गई। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर थे कैंपस में, वो बहुत अच्छे थे ट्रिपल आईटी के। और ऐसा मैं हमेशा अक्सर सबसे बोलता हूँ, कॉलेज अच्छा रहेगा आपका, कॉलेज की रैंकिंग अच्छी रहेगी, तो हमेशा ध्यान रखना अच्छे बच्चे आएंगे। तो हम्म। ट्रिपल आईटी में जो बच्चे आए थे, देखो कॉलेज बहुत पुराना नहीं था, कॉलेज बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जो बच्चे थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। लाइक ऑब्वियसली जो जेई मेंस में अच्छी रैंकिंग आती है, एक कॉलेज में जाते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं, तो 3 साल पुराना कॉलेज, जब मैं पढ़ा तो 7 साल पुराना ऑब्वियसली हो गया, 4 3 साल हो गए। हम्म। गूगल में गए, माइक्रोसॉफ्ट में गए, अमेजन में गए, पेपाल में गए, मतलब इतनी बेहतरीन बेहतरीन अच्छी अच्छी कंपनी में गए। तो कहीं ना कहीं मेरा डिसीजन उतना भी बुरा नहीं था। हम्म। हालांकि लोन लेके मैंने पढ़ाई किया, बट फिर भी मैं बहुत खुश हूं अभी। जो कुछ भी मैंने किया, जितना भी किया, जो भी रिस्क मैंने लिए, कहीं ना कहीं मेरे लिए वर्थ इट था। अगर मैं रिस्क नहीं लिया होता, तो मैं कहाँ होता, आप लोगों से बात कर पाता, नहीं कर पाता, नो नोस। तो कभी भी आपको लाइफ में रिस्क लेना हो, कितना भी बड़ा रिस्क हो, देखो एक लाइफ मिली है, इसके बाद दोबारा नहीं मिलने वाली है। बोलते हैं ना पुनर्जन्म होगा, वो भाई होगी होगी नहीं होगी कौन जानता है। लेकिन बिल्कुल एक लाइफ मिला है, इसमें ही सब कुछ करना है आपको। और बहुत बड़ी लाइफ नहीं है, बहुत छोटी लाइफ है। तो अगर आप आज रिस्क नहीं लोगे, तो कल बस रिग्रेट करते हुए रह जाओगे। और एक बार जो टाइम चला जाता है, वो दोबारा कभी नहीं आता है। मैं तो ये सही कहता बात हूँ, है। बेशक आप हार जाओ, हारना बहुत बुरा नहीं है, लेकिन ट्राई नहीं करना वो सबसे बुरा है। करेक्ट। क्योंकि जब आप ट्राई नहीं करते हो, तो बाद में आपको एक मलाल रहता है, एक रिग्रेट रहता है कि काश मैं ये चीज एक बार ट्राई करता, काश मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। फेल हो जाते हो तो कुछ सीखने को मौका मिलता है, कुछ सीखते हो, कुछ और बेहतर करते हो। सो ये जो जर्नी है इससे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग मिलेगी, और इसके लिए तो बस मैं आपको पर्सनली सैल्यूट करना चाहूँगा, मतलब काफ़ी मज़ा आया। बस बस यार, सब सब देखो, मैं एक और चीज बता रहा हूँ ना, लाइफ हाँ। में कोई ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं करना चाहता है। सब कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, और अपने लेवल पे सब कोई मेहनत कर रहा है। हाँ। आपको बस जरूरत है एक राइट डायरेक्शन की, कि आप किस, अब देखो ना, गलत रास्ते पे जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये चीज मुझे अचीव हो जाए, तो नहीं मिलेगा, हुँ। कभी नहीं मिलेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो। तो सबसे पहले तो आपको रोड मैप का पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है, और उसका रोड मैप क्या होने वाला है। तो मैं कभी नहीं बोलता किसी को कि भाई तूने मेहनत कम करी या फिर तूने पढ़ाई कम करी, नहीं, सब कोई अच्छे से मेहनत कर रहा है, सबका यही ड्रीम है कि मैं कुछ ना कुछ बड़ा करूं, कुछ अच्छा करूं लाइफ। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि अभी आपने ट्रिपल आईटी ऊना से बीटेक किया था। सो आप हम्म। अभी एज़ अ डेटा इंजीनियर रोल पे जॉब कर रहे हो। सो इस पार्टिकुलर रोल के बारे में आपको कैसे पता चला और इसके अंदर आप कैसे पहुँचे? ज़रा इसके बारे में बताओ। यार इसकी स्टोरी बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, मैंने लाइफ में मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं, ठीक है। तो गलतियों के बारे में भी बात करना चाहिए, क्योंकि हुँ। बहुत सारे लोग ये कर रहे होते हैं, और बिना गलती के कोई, मतलब लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा भाई। ऐसा सोचो कि सुबह में उठ के मैं कुछ पालूं, बहुत मुश्किल है। तो देखो, जब मैं ट्रिपल आईटी ऊना में गया, मैंने क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस, कुछ कंप्यूटर का कुछ नॉलेज नहीं था, मेरे को प्रोग्रामिंग का कुछ पता नहीं था। जब मैं कॉलेज में गया, पहली बार सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा, मुझे हवा भी नहीं लगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। एक सेमेस्टर मेरा ऐसे ही चला गया। और सच बता रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था प्रोग्रामिंग सीखना। सी के जो फॉर लूप हैं, वो तो मुझे समझ में नहीं आते थे। जो रिकर्सन है, वो मुझे समझ में ही नहीं आता था। तो मैं कहीं ना कहीं उन चीजों से भागने लगा कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी है यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर मैं चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, मुझे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अभी देखोगे ना, फर्स्ट ईयर खत्म होते होते लोग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं। अगर आपका अच्छा हुँ। कॉलेज है तो शुरू कर देते हैं, एनआईटी ट्रिपल आईटी आईआईटी में तो मतलब फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाते हैं, शुरू से ही शुरू कर लेते हैं बच्चे। तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी मेरे लिए डिफिकल्ट होता था। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, मेरे को मन ही नहीं करता था वो सब पढ़ने के लिए।
तो मैं सोचा चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं जैसे एक्सप्लोर करते करते, जब हम 2017 में थे, 18 में थे, तो उस टाइम बहुत सारे न्यूज आर्टिकल आते थे, डेटा साइंस और डेटा साइंटिस्ट इज द हम्म। सेक्सीएस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी। अभी भी हम्म। आर्टिकल आप पढ़ लोगे, ऐसा है। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया कि डेटा साइंस आखिर है क्या। वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। मैथमेटिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, आपको प्रोग्रामिंग पाइथन आनी चाहिए। पाइथन मैंने 4-5 दिन में सीख ली। बहुत आसान है, इंग्लिश जैसा है, मैंने सीख ली जल्दी से। हाँ। फिर मैं डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू कर दिए करने। कोर्सेरा के कोर्सेज करने शुरू कर दिए, यूडेमी पे कुछ कोर्सेज मैंने कर लिए, और मैं डेटा साइंस का जो फाउंडेशन है उसको बहुत अच्छे से समझ लिया और कर लिया। मैंने सेकेंड ईयर में आईआईटी मंडी में डेटा मैनेजमेंट और एनालिटिक्स का एक इंटर्नशिप भी कर लिया। ओके। थर्ड ईयर में मैंने एक यूएसए बेस्ड कंपनी में, स्टार्टअप थी, वहां पे भी इंटर्नशिप कर लिया डेटा साइंस का। ठीक है। मैंने जो आईआईटी मद्रास में एक रिसर्च पार्क है, उसमें एक आप लोगों ने सुना होगा, लाइक एआई फॉर भारत करके एक हम्म। प्रोजेक्ट है, उसमें भी मैंने काम कर लिया मशीन लर्निंग पे। तो मेरा बहुत अच्छा फाउंडेशन था मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का, डेटा साइंस का, जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा था। अब बारी आई प्लेसमेंट्स की। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप फ्रेशर हो, कभी भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से मत भागना, जो मैंने गलती करी। मेरे साथ के सभी बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा था, अच्छी अच्छी कंपनी में जा रहे थे, अच्छी अच्छी जगह पे जा रहे थे। मेरे से इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा था, मेरे से कोडिंग राउंड क्रैक नहीं हो रहा था, क्योंकि 4 सालों तक मैंने कुछ भी नहीं करा था। थोड़ा बहुत नॉलेज था, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वगैरह का नॉलेज था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं था मेरा लीड कोड का। हम्म। तो उस टाइम पे मुझे इस चीज का रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को प्रैक्टिस ना करके। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मेरी पहली जॉब लग गई थी एलटीआई में। एलटीआई है लार्सन टोब्रो इन्फोटेक करके है, सर्विस हम्म। बेस्ड कंपनी है। 5 लाख की नौकरी थी मेरी। देखो, मैं बहुत निराश था कि यार, जो लोग कहते थे कि ये बर्बाद करेगा, वो कहीं ना कहीं मैं करने वाला था। क्योंकि 5 लाख की सैलरी में आपको 30,000 35,000 मुश्किल से आएगा, आपको हम्म। उतना ही आएगा। और आप पुणे जाओगे या फिर चेन्नई जाओगे, बैंगलोर जाओगे, हम्म। खर्चे वहां के अधिक रहेंगे। आप 15,000 20,000 रुपये बचाओगे, उतने में लोन वापस क्या करोगे, और घर का खर्चा कैसे चलेगा। और घर की जो एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि बच्चा ट्रिपल आईटी से पढ़ रहा है, अलग ही उनकी ख्वाहिशें थी कि बच्चा बहुत अच्छा करेगा। हम्म। तो मैं बहुत ऐसे रिग्रेट करने लगा कि यार मैंने क्या कर दिया। मैंने अ, मतलब, क्योंकि मुझे तो ऐसा था कि मैं डेटा साइंस के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेता हूँ, बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, जॉब बहुत अच्छी मिल जाएगी। लेकिन जब प्लेसमेंट सेशन आ रहा है, अलग कहानी है वहां पे। वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया जा रहा है, वहां पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि मैंने किया ही नहीं अच्छे से। फिर मुझे ऐसा लगा कि करना तो है भाई, नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म। फिर मैंने शुरू किया पढ़ना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। देखो, ये समय आ गया था आपका, जब हम फाइनल ईयर में नहीं होते हैं, जो 7th सेमेस्टर होता है हमारा, 7th सेमेस्टर में प्लेसमेंट से स्टार्ट होते हैं, दिसंबर तक वो होता है। लाइक 20 का दिसंबर तक। तो उसमें आप दिसंबर तक प्लेसमेंट्स वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, बच्चों के प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। मेरे भी प्लेसमेंट हो गए थे, 5 लाख वाली नौकरी मिल गई थी। मैं खुश नहीं था। फिर मैंने वहां पे पढ़ना स्टार्ट किया डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, और मैंने 5-6 महीने इसको पढ़ाई किया, और मेरी फाइनल जो जॉब लगी वो अगले साल 2021 में मई में शायद लगी थी मेरी। तो 5 महीने तक मैंने पढ़ाई किया था, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम प्रैक्टिस वगैरह किया था, अच्छे हम्म। प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए थे, तब जाके मेरी नौकरी लगी। तो जितने भी कॉलेज में हैं और हवाबाजी करते हैं कि मैंने ये डेटा साइंस कर लिया, मैंने वो डेटा साइंस कर लिया, उनकी औकात पता लग जाएगी जब प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट होगा। तो हम्म। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, मेरा मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छी नौकरी पानी है, आपको बढ़िया पैकेज होता है ना, बोलते हैं 15 20 25 30 लाख वाली, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही बेस्ड होता है। उनको फ्रेशर क्या होता है, फ्रेशर और बीटेक क्या है। बीटेक एक डिग्री है जिसमें आपको जनरल चीजें बताई जाती हैं, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ मार्केट में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन चल रहे हैं कि बीटेक इन डेटा साइंस, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनियादारी। भाई कुछ नहीं होता है। बीटेक का हम्म। मतलब है कि आपको सुपरफिशियल नॉलेज दी जाएगी सभी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, आईटी सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के बारे में। आपको किसी चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं दी जा रही है। तो बीटेक के बाद जो कंपनीज हायर करती हैं वो कैंडिडेट्स को, वो इसी बेसिस पे करती हैं कि इस बच्चे को सुपरफिशियल नॉलेज है कि नहीं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका अच्छा है कि नहीं। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, भले ही आपने
बहुत अच्छा डेटा साइंस में कमांड नहीं रखा है, बहुत अच्छा आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं कमांड रखा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, लीड कोड पे रैंकिंग अच्छी है, कोड से पे रैंकिंग अच्छी है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी जॉब बहुत बेहतर लगेगी। और मैंने देखा है ऐसे बच्चों को जिनकी लीड कोड, जिनका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा था, 20 25 30 तक वो बच्चे ले गए, और जो ऐसा करेंगे वो लेकर भी जाएंगे। तो हम्म। देखो, राइट मैंने राइट गलती राइट। करी, लेकिन समय था मेरे पास तो मैंने खुद को सुधारा, और सबकी जॉब लग जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरी कंपनी में सबसे लास्ट जॉब मुझे ही मिला होगा। लाइक मई वगैरह जब कॉलेज एकदम खत्म होने वाला था तब मुझे हम्म। एयरटेल में जॉब मिला, और वो 14 LPA का था, तो कहीं ना कहीं पहले से बेहतर था। तो यार हम्म। करो, टाइम है, करो करो, भागो राइट। मत डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आपने डेटा स्ट्रक्चर की बात की कि आपने पहले डेटा स्ट्रक्चर नहीं किया था बट बाद में हम्म। आपको करना पड़ा। सो एज अ डेटा इंजीनियर, अगर कोई फ्रेशर डेटा इंजीनियर के रोल पे जाना चाहता है तो उसको कितना डीएसए सीखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस है। देखो, मैं चीजें कुछ ऐसी बोलता हूँ जो बहुत लोगों को ऐसे पसंद नहीं आती हैं, और उनको लगता है क्या ही बोल हम्म। रहा है। हाँ। देखो, डेटा इंजीनियर खुद को बोलना एक हवाबाजी है, ठीक है? कुछ नहीं है भाई, एक बैकएंड इंजीनियर जो डेटा पे काम करता है वो डेटा इंजीनियर होता है। ओके। एक मार्केट में हवा बना हुआ है कि डेटा इंजीनियर हूँ, डेटा इंजीनियर हूँ, ये फलाना ढिमका, कुछ नहीं होता है भाई। जावा पे काम करते हैं, पाइथन पे काम करते हैं, स्काला पे काम करते हैं, जावा के ओके। कोड लिखते हैं, सिंपल। कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो आउट ऑफ द बॉक्स है। एक बैकएंड इंजीनियर जो जावा, पाइथन और स्काला यूज करता हो, और बिग डेटा के कुछ टूल्स यूज करता हो, जैसे स्पार्क हो गया, हडूप के जो भी चीजें हैं वो यूज कर रहा हो, उसको हम्म। हम डेटा इंजीनियर बोल देते हैं। तो ओके। डेटा इंजीनियर भी एक बैकएंड इंजीनियर है, इस चीज को आप मना नहीं कर सकते, और जो मना कर रहा है उससे बात ही मत करो। तो ओके। एक बैकएंड इंजीनियर को कितना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आना चाहिए, कोई लिमिट नहीं है। आपको सिंपल एरे आना चाहिए, लिंक लिस्ट आना चाहिए, ग्राफ वगैरह से रिलेटेड जो हायर लेवल के हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ट्रीज आनी चाहिए, जितना भी है भाई एडवांस लेवल तक का डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, वो सारी आनी चाहिए। मैं ओके। एक सिंपल एक थ्रेशोल्ड रखता हूं। अगर आप ब्लाइंड 75 लीड कोड प्रॉब्लम्स खुद से हम्म। सॉल्व कर पा रहे हो, बिना किसी हिंट के, बिना किसी चिटिंग के, तो आप मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज को क्रैक कर पाओगे। करेक्ट कर तो लूंगा। एक टारगेट रखो कि ब्लाइंड 75 मैं सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हवाबाजी में नहीं जाना है कि मेरे को डेटा इंजीनियर बनना है, मेरे को ये करना है। आप टूल्स को सीखो, टेक्नोलॉजीज को सीखो, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो डेटा इंजीनियर को आप बैकएंड इंजीनियर से अलग कभी मत करना, अलग है भी नहीं। हम्म। राइट राइट राइट। आई थिंक ये डाउट काफी सारे स्टूडेंट का क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली डेटा इंजीनियर क्या होता है एंड किस टूल्स पे हमें काम करना होता है। एंड साथ में इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे कि आपने थोड़ा बहुत तो बता दिया कि डेटा इंजीनियर बेसिकली क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। सो जैसे कि आप अभी एज अ बैक एंड इंजीनियर या फिर डेटा इंजीनियर मैं बोलूँ उस रोल पे काम कर रहे हो। सो आपको बेसिकली किस टाइप के टास्क परफॉर्म करने होते हैं, आपका मेन जो काम होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा एक रेफरेंस दे दीजिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में एक डेटा इंजीनियर करता क्या है। लाइक आखिर नाम क्यों रखा गया डेटा इंजीनियर को? तो डेटा से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डेटा इंजीनियर्स मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा पे काम करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या काम करते हैं? तो देखो, होता कैसे है कि एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आप Amazon या फिर फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स ऐसी वेबसाइट यूज करते हो, तो बहुत कॉमन एक एल्गोरिदम है, रिकमेंडेशन इंजन होता है वहां पे। कि आप, जैसे आपने प्रोडक्ट सर्च किया कि आपको मॉनिटर चाहिए, तो वो रिकमेंड करने लगते हैं मॉनिटर्स को। आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी सर्च करते हो, तो वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से पर्सनलाइज रिकमेंडेशन करने लगते हैं। तो ये होता कैसे है? सबसे पहले तो आप वेबसाइट पे जाते हो, कुछ चीजें सर्च करते हो, कुछ डेटा जनरेट होता है। तो सबसे पहले वो होता है एक रॉ डेटा। अब उस रॉ डेटा पे आप तुरंत आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या फिर कोई भी एल्गोरिदम नहीं यूज कर सकते, डायरेक्टली एप्लीकेशन पे ही उसको वहां पे यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एक सोर्स डीबी होता है, जो जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है सोर्स डीबी में जाएगा। अब डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है कि उस सोर्स डीबी से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, जो यूज की है, क्योंकि आप वेबसाइट पे तो बहुत सारी डेटा जनरेट कर रहे हो, आप दुनिया भर की चीजें कर रहे होते हैं, कभी प्रोफाइल पे जाते हो, कुछ सर्च करते हो, तो बहुत सारा डेटा जनरेट कर रहे हो। लेकिन रिकमेंडेशन इंजन के लिए क्या यूजफुल डेटा है, वो सोर्स डीबी से एक्सट्रैक्ट करना, उस पे ट्रांसफॉर्मेशन करना, लाइक उसमें कुछ क्लीन करना हो या फिर कुछ कुछ भी कंप्यूटेशन और भी करना हो, वो सारी चीजें करना, फिर उसको एक टारगेट डीबी में लोड करना,
जहां पे एक डेटा साइंटिस्ट अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम यूज कर सके, मतलब एक फ्रेश डेटा उसको देना जो कि क्लीन हो, एक ऐसा डेटा हो जिसपे इजिली वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज कर सके। तो ये वहां तक टारगेट तक पहुंचाना एक डेटा इंजीनियर का काम होता है। और उस टारगेट डेटा पे डेटा एनालिस्ट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, बिजनेस को वो विजुअलाइजेशन या फिर डैशबोर्ड्स को पब्लिश कर सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक डेटा इंजीनियर ब्रिज का काम करता है, डेटा को डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट तक एक अच्छे फॉर्मेट में पहुंचाना काम होता है डेटा इंजीनियर्स का। तो ऐसे बहुत कॉमन टर्म आपने सुना होगा, डेटा इंजीनियर्स हम्म। पाइपलाइंस बनाते हैं। हम्म। लाइक हम ईटीएल पाइपलाइंस बनाते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर कहीं पे लोड करते हैं। तो ये होता है ईटीएल, बहुत कॉमन टर्म है जिस पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम ईटीएल पाइपलाइंस ही बना रहे होगे। ओके ओके, ये आपने काफ़ी अच्छे से एक्चुअली काफ़ी अच्छे से कर दिया एक्सप्लेन कि डेटा इंजीनियर में बेसिकली क्या रोल होता है, क्या काम होता है। काफ़ी डीप में आपने बता दिया। अच्छा, तो जैसे कि अगर किसी को डेटा इंजीनियर रोल पे जाना है तो उसको स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, लाइक आज के टाइम में टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि मेरे को सीखनी चाहिए अगर मेरे को एक डेटा इंजीनियर की अच्छी जॉब क्रैक करनी है तो? यस, बहुत बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। हम हम्म। वीडियो शुरू कर रहे थे उस टाइम पे भी हमने बात किया, अगर आपका कोई गोल है लाइफ में, उसको आप अचीव करना चाहते हो, तो आपको रोड मैप का पता होना चाहिए। करेक्ट। आपको किसी और डेस्टिनेशन पे जाना है और आपको रोड मैप कहीं और का पता है, तो डेफिनेटली आप कहीं और ही पहुंचोगे, अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे। तो जितने भी लोग डेटा इंजीनियर बनना चाह रहे हो, अगर आपको एक्चुअल में डेटा इंजीनियर बनना है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें मैंने सीखी थी और अभी के ट्रेंड के हिसाब से क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगेगा कि ये क्या बकवास कर रहा है, कितनी सारी चीजें बता रहा है। तो देखो, एज अ कैंडिडेट सबसे पहले ये क्लियर मैं कर देता हूँ, अगर 10 कंपनी है और 10 के 10 डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पे अपने एम्प्लॉय से काम करा रही हैं, तो कुछ टेक्नोलॉजीज ओवरलैप करेंगी सारी कंपनीज में, कुछ टेक्नोलॉजीज ओवरलैप नहीं करेंगी, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में बिग डेटा में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। कुछ हम्म। टेक्नोलॉजी कोई कंपनी यूज करती है, कोई टेक्नोलॉजी कोई कंपनी यूज करती है। तो एज अ कैंडिडेट जब आप जॉब लेने जा रहे हो, तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि जो टेक्निकल स्किल्स का जो सुपर सेट है वो आप सीखो, कि आप सभी कंपनीज में एलिजिबल रहो, हर जगह अप्लाई कर सको और आपके पास चांसेस ज्यादा हो। तो मैं जो आपको रोड मैप बताने जा रहा हूँ वो ऐसा है कि आप हर कंपनी में एलिजिबल रहोगे, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको सीखना है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या तो जावा सीख लो, या तो पाइथन सीख लो, या फिर स्काला सीख लो। मैं रिकमेंड करता हूँ स्काला या फिर पाइथन। आप दोनों सीख लेते हो तो और बेहतर है, लेकिन आप कम से कम स्काला या फिर पाइथन सीख लो। जावा भी साथ में सीख लेना, बट अभी के टाइम पे चीजें मूव कर रही हैं स्काला और पाइथन की तरफ। ओके। पहले हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा होता है आपको डेटाबेसेस के बारे में आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको डेटाबेस के बारे में नहीं पता है तो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किसी काम के लायक नहीं हो। क्योंकि चीजें जो बन रही हैं, जो डेटा मतलब यू नो हो रहा है, उसको कहीं तो आपको सेव करके रखना पड़ेगा, हवा में तो रखोगे नहीं। तो करेक्ट। आपको आपको आना चाहिए डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस देखो, डेटा इंजीनियर्स सिक्वल और नो एसक्यूएल दोनों तरीके के डेटाबेस पे काम करते हैं। तो आप रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में भी पढ़ना, जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है उनके बारे में भी पढ़ना। मोंगोडीबी। उसके या मोंगोडीबी हो गया जो फाइल बेस्ड है, या फिर जो की वैल्यू पेयर्स है, रेडिस के बारे हम्म। में भी पढ़ लेना, कैसेंड्रा है उसके बारे में पढ़ लेना। तो ये सारी चीजें हैं, एचबेस है उसके बारे में पढ़ लेना। तो ये नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हो गए। फिर रिलेशनल डेटाबेसेस मोस्टली इजी होते हैं, कॉलेज में बहुत सारे लोग पढ़े ही होते हैं। हाँ। लाइक माइस्क्यूएल पढ़ लो, ओरेकल पढ़ माइस्क्वेल। लो, या फिर पोस्टग्रेस पढ़ लो। कोई एक पढ़ लो, बाकी सारा सेम होता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। अब देखो, केवल डेटाबेस पे ही नहीं रुकना है, अगर आपको डेटा इंजीनियर बनना है तो आपको डेटा वेयर हाउस वगैरह के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ओके। डेटा वेयर हाउस में आप हाइव पढ़ सकते हो, स्नोफ्लेक पढ़ सकते हो। स्नोफ्लेक का बहुत अच्छा ट्रेंड है भाई, बहुत अच्छा ट्रेंड है। अगर अभी आप डेटा इंजीनियर बनने की मतलब रोड मैप में हो, सीख रहे हो चीजों को, स्नोफ्लेक आप जरूर से सीख लेना, हर कंपनी स्नोफ्लेक की तरफ मूव कर रही है। तो डेटा वेयर हाउस के बारे में आप सीख लेना। अब देखो, डेटा इंजीनियर्स, कहीं कहीं आपने बिग डेटा भी सुना होगा, बिग डेटा हम्म। इंजीनियर, दोनों सेम हम्म। होते हैं। आप बहुत बड़े डेटा सेट पे जब कंप्यूटेशन करते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम देखो हर कंपनी के पास बहुत बड़ा डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास छोटा डेटा होता अभी आज के टाइम पे। तो आपको करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, आपको बिग डेटा पे काम करना पड़ता है। उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क्स जो है, जो टेक्नोलॉजीज है वो आनी चाहिए।
जैसे हडूप इकोसिस्टम है, आपको एचडीएफएस के बारे में पता होना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग काम करता है, जो कोर आर्किटेक्चर है वो क्या होता है। अभी के टाइम पे लाइक पहले तो मैप रिड्यूस यूज होता था डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए, लेकिन अभी स्पार्क यूज होता है, जो कि अपेची फाउंडेशन का ही एक सॉफ्टवेयर है। तो आपको स्पार्क पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना, डेटा बेस पढ़ना है, वैसे ही स्पार्क पढ़ना ही पढ़ना है। इसको स्किप करके आप डेटा इंजीनियर नहीं बन पाओगे। ओके। तो आपको स्पार्क पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने बोला आपको एचडीएफएस के बारे में, कैसे डेटा को जब हम सेव करते हैं डिफरेंट क्लस्टर्स पे, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में उनको सेव करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके साथ साथ ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम्स होते हैं। जैसे आपको मैंने शुरू में क्या बोला, अभी पिछला क्वेश्चन ऐसा था कि क्या काम करते हैं हम, ईटीएल हम्म। पाइपलाइंस बनाते हैं। एक जॉब हो गया डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, दूसरा जॉब हो गया उसको ट्रांसफॉर्म करना, तीसरा जॉब हो गया उसको लोड करना। तो तीनों अलग अलग जॉब हैं। ये तीनों काम कैसे करेंगे? लाइक पहला सबसे पहले होना चाहिए, दूसरा उसके बाद होना चाहिए, तीसरा उसके बाद होना चाहिए। एक सीक्वेंस है। पहला फेल किया दूसरा ना चले, हो सकता है पहला फेल करे तो दूसरा ना चले तो तीसरा चला देना है। तो ये जो सीक्वेंस है, जो डिपेंडेंसीज हैं, उनको हमें ऑर्केस्ट्रेट करना होता है। पाइपलाइन से उनको ऑर्केस्ट्रेट करना होता है। तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। अभी एयरफ्लो हर कंपनी यूज करती है, तो आपको एयरफ्लो के बारे में पढ़ना होगा। बहुत सारी कंपनीज अभी, बहुत सारी तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ कंपनी डेक्स्टर यूज कर रही हैं। तो डेक्स्टर पे अभी मत जाओ, लेकिन एयरफ्लो तो आप लोग सीख ही लो। और यू नो इट्स नॉट अबाउट जस्ट डेटा इंजीनियर। अभी हम बात करें क्लाउड के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग हम्म। के बारे में, तो सारी कंपनीज खुद के जो ऑन प्रेमाइज डेटा सेंटर थे, जो कंप्यूट इंजन्स थे, उनको वो क्लाउड पे मूव कर रहे हैं। आइदर इट इज एडब्ल्यूएस और आपका माइक्रोसॉफ्ट का हो या फिर गूगल का हो, वो कहीं ना कहीं चूज करके वो क्लाउड पे जा रही हैं। तो आपको क्लाउड भी आना चाहिए। आप एडब्ल्यूएस ओके। सीख लो, जीसीपी सीख लो, एज्योर सीख लो। तीनों, देखो तीनों सीखना मुश्किल है कोई एक ही राइट। सीखना आप। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग एज्योर सीखो या ओके। फिर एडब्ल्यूएस सीखो। पर्सनली मैं एडब्ल्यूएस पे काम करता हूँ। तो इट हम्म। डिपेंड्स, क्योंकि एडब्ल्यूएस पे मैंने देखा है अक्सर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, और एज्योर पे भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। हालांकि तीनों पे हैं अपॉर्चुनिटीज, लेकिन एडब्ल्यूएस का जो मार्केट है वो थोड़ा बड़ा है। हाँ। तो आपको वो भी सीखना रहेगा। तो ये मोर और लेस काइंड ऑफ एक रोड मैप है। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है इस पे, लाइक ओके। ठीक पूरा है, जो मैं स्किल्स। इसकी लिंक, हाँ मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन हाँ, में डाल दूंगा, तो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने ना वहां पे पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है कि आपको पहले क्या सीखना है, उसके बाद क्या सीखना है, और क्या क्या चीजें सीखनी है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आया था मेरे पास कि इतनी सारी चीजें कैसे सीखें हम, ये तो बहुत हम्म। ज्यादा हो गया। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि मैंने जो चीजें लिखी हैं, अगर आप पढ़ लेते हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 4 महीने लगेंगे कम से कम, 4 से 5 महीने तो ओके। लगेंगे ही किसी भी हाल में। 4 से 5 महीने में उन चीजों को आप लोग पढ़ लेते हो, तो डेफिनेटली आप कोई भी डेटा इंजीनियर रोल उठा लो, आप उसमें एलिजिबल रहोगे, और एक आइडियल कैंडिडेट रहोगे। एलिजिबल की बात नहीं कर रहा हूँ, एलिजिबल तो कोई भी हो सकता है। हम्म। एक आइडियल कैंडिडेट रहोगे और आप इंटरव्यूज को एक्चुअल में क्रैक कर पाओगे। तो वो रेड मैप मैंने बहुत, भाई जितनी मैंने पढ़ाई करी है, जितना मैंने रिसर्च किया, बहुत चुन चुन के मैंने उसमें टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड किया। तो ओके। होपफुली लाइक आप डाल देना डिस्क्रिप्शन में, तो लोग हाँ भी हाँ उनको हाँ। देख लेंगे। हाँ अच्छा, मैं इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा। आपने हम्म। काफी सही रोड में बताया, एंड वो लिंक भी मैं डाल दूंगा। बट एक्चुअली हम कहाँ से सीखें, बेस्ट रिसोर्सेज क्या होंगे जहाँ से हम जैसे कि आपने आई थिंक 4-5 महीने का रोड मैप अभी बताया, तो क्या हम्म। बेस्ट ऐसे रिसोर्सेज होंगे जहाँ से हम 4-5 हम्म। महीने के अंदर अच्छे से सही से सीख पाए ये सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स आपने जो बताए? देखो एक चीज मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बिग डेटा है, हम्म। जो भी डेटा इंजीनियरिंग के टूल्स हैं, मोस्टली ओपन सोर्स हैं। आप ओके। स्पार्क ले लो, आप एयरफ्लो ले लो, आप जो डेटाबेसेस हैं उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो जो ओपन सोर्स होते हैं, मोस्टली जो एपाची जो फाउंडेशन है उसके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है, हम्म। उनसे बेहतर कोई रिसोर्स नहीं हो सकता। वो लोग ओके। हर एक टॉपिक पे उनका उनका जो आर्टिकल होता है, ऐसे ऐसे नहीं होता कि बस आप पढ़ लो उसे। एक्चुअल में आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें हम्म। लाइक वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी वो उसमें उन्होंने दिया होता है, फिर समझाया भी होता है अच्छे से। तो मैं तो ये बोलता हूँ, अगर कोई डेटा इंजीनियर बनना चाह रहा है, तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करो, ऑफिशियल ओके। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। देखो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होगा, ओवरवेलमिंग है तो आप भाई कोई कोर्स ले सकते हो। डेफिनेटली सी, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, हाँ। एंड गोल क्या है कि आपको करना है, पढ़ना है, जॉब लेनी है। अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो तो कोई कोर्स ले लेना। लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को देखो भाई, उससे बेहतर रिसोर्स तो कोई हो ही नहीं सकता है। आप स्काला के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के देखो, मतलब क्या बेहतर तरीके से उन्होंने समझाया है। स्पार्क का तो आप देखोगे तो वो इम्प्लीमेंटेशन स्काला में भी है, जावा में भी है, पाइथन में भी है। मतलब ओके।
एक एक चीज को 3 तरीके से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। स्पार्क का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, एयरफ्लो का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी ऐसा ही है। तो ये जितने भी टूल्स मैंने बताया, सबके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वन ऑफ द बेस्ट, मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये सारा आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो। ऑब्वियसली यूट्यूब पे बहुत सारा रिसोर्स पड़ा हुआ है, वहां से पढ़ सकते हो। बाकी हम्म। अगर किसी को लाइक कोर्स लेना है कोई, तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो कौन सा कोर्स बेहतर है, देख लो, ले सकते हो। मैं तो ये बोलता हूँ, देखो एंड गोल अपना होना चाहिए कि हम पढ़ के काबिल बन जाएं, जॉब ले पाए, सिंपल। करेक्ट उसके लिए आपको कोर्स लेना पड़ रहा है तो कोर्स लो, खुद से पढ़ना पड़ रहा है तो खुद से लो, मतलब हम्म। कैसे भी करके अपने को जॉब लेनी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, एक पॉइंट मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, आप बिग डेटा की बात कर रहे हो बार बार, तो क्या डेटा इंजीनियर और बिग डेटा सेम है या फिर थोड़ा डिफरेंस है? बिकॉज ये डाउट रहता है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में। देखो बिग डेटा, ये सारी बहुत सारी चीजें ओवरलैपिंग है, ठीक है। ओके। अभी मैं आपसे बोलूं कि मैं डेटा इंजीनियर हूं लेकिन मैं टैबलो भी यूज करता हूँ, हम रिपोर्ट्स भी बनाते हैं, कोई बोलेगा ओके। यार ये काम तो डेटा एनालिस्ट का है। तो हाँ। ऐसे नहीं होता है भाई। मैंने शुरू में एक और चीज बोली कि डेटा इंजीनियर ही बैक एंड इंजीनियर है। तो ओके। चीजें ओवरलैपिंग है। हो हम्म। सकता है एज अ डेटा इंजीनियर आप कहीं ना कहीं डेटा एनालिस्ट का भी काम कर सको। हाँ। हो सकता है डेटा इंजीनियर हो लेकिन कुछ एपीआईज वगैरह बिल्ड करनी पड़ जाए आपको। तो ये हम्म। सारा काम ऐसे है। तो बिग डेटा है, एक टर्म दिया गया कि आप बहुत बड़े डेटा सेट पे काम कर रहे हो, जिसको एक ओके। सिंपल मशीन पे उसको कंप्यूट करने जाओ तो आपको 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, 3 दिन लग जाएगा कंप्यूटेशन में, प्रोसेसिंग में। हम्म। लेकिन जब आप उसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करते हो, लाइक कई सारे नोड्स होते हैं क्लस्टर में, लाइक कई सारे सर्वर्स होते हैं, पैरेलली कंप्यूटेशन चलता है, तो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आ जाता है। तो जब बहुत बड़ा डेटा होता है उस पर आप कंप्यूटेशन करते हो तो उसको बिग डेटा बोल देते हैं, मतलब बड़ा ओके। डेटा, सिंपल। तो गॉट इट। इट डिपेंड्स, लाइक आप क्या कह रहे हो। बाकी जो चीज इंटरनली है वो यही है कि आप बड़े डेटा सेट पे कंप्यूटेशन करते हो, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बोल सकते हो, बिग डेटा बोल सकते हो डेटा इंजीनियरिंग बोल सकते हो। हाँ, समझा समझा, गॉट इट। ओके, सो एक चीज मेरे को आप बताना कि ना, अभी मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि डेटा इंजीनियर जो है, सो इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो इससे थोड़ा कम अवेयर हैं इस रोल से, जितना मुझे लगता है। लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग। देखो अभी क्या होता है ना कि जैसे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम हम्म। जैसे अभी मैं कुछ कहीं ना कहीं स्पेशलाइज हो चुका हूँ। मैं केवल काम करता हूँ डेटा इंजीनियरिंग में, लाइक हाँ। पाइपलाइन बनाना, चीजों को ऑप्टिमाइज करना, वही मेरा काम होता है। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइक बनने की कोशिश करते हैं, जब हम फाइनल ईयर में होते हैं, फिर कॉलेज में होते हैं, तो हमारे पास एक एंड गोल नहीं होता है। ऐसे हम सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, लाइक हम्म। हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड दुनिया भर की चीजें हम ट्राई करते हैं कि हमें ये पता लगे कि हमारे लिए बेस्ट क्या है और हम क्या कर सकते हैं बेहतर। और दूसरी चीज आपने पूछा कि लोग अवेयर नहीं है। एक टाइम था जब अवेयर नहीं थे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज मिलती हैं, लाइक हम्म। इंस्टाग्राम पे मिलती हैं, जो ऐसे ऐसे बच्चों की क्वेरीज आ जाती हैं जो अभी 12th में है। हम्म। तो मेरे कॉलेज का एक टाइम था जब मैं क्लास लाइक 17 बैच का हूँ, 20 टू 21। उस बैच में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी कि डेटा साइंस है, मुझे डेटा साइंस ही करना है, मुझे हम्म। डेटा एनालिस्ट बनना है। उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम हम तैयारी कैसे करते थे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उसके लिए डेटा स्क्रिप्ट पढ़ना, एल्गोरिदम पढ़ना। मैं थोड़ा सा हम्म। एक्सप्लोर करके डेटा साइंस में चला गया, वो स्टोरी मैंने आपको बताई थी। हाँ। लेकिन अभी क्या है ना, अभी क्लास 12th वाले बच्चे बोलते हैं कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है। तो ये अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी फैल रही है, लाइक हम्म। लोगों को पता लग रहा है कि ये डोमेन्स हैं, इसमें अच्छा पैसा है, ये बहुत आगे जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा सोशल मीडिया प्लस इंटरनेट अभी सबके पास है, जिस वजह से अवेयरनेस तो फैल रही है लोगों में। मैं ये मतलब मान के चल रहा हूँ इस टाइम पे। राइट राइट राइट, एग्री। अच्छा, तो जैसे अभी आपने ना एक बात बोली कि लाइक अभी इनमें पैसा भी है, अच्छा पैकेज मिलता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी ना जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज की जैसे बात करें, कि अभी इंडिया में डेटा इंजीनियर की कितनी जॉब्स निकलती हैं, क्या रहता है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि इंडिया में अभी क्या सीन चल रहा है, डेटा इंजीनियर्स जो हैं उनकी जॉब्स का, कितनी जॉब्स निकलती हैं, क्या रहता है ना, और एक एवरेज पैकेज क्या होता है। तो उससे ना थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि क्या मार्केट एंड इन फ्यूचर क्या होने वाला है इसका, एंड साथ में जो इसका यूके का मार्केट है वो भी थोड़ा इससे कंपेयर करना, थोड़ा एक अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ठीक है। देखो हम बात कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो चीज हम करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर कैसा है, कैसी हाँ। सैलरी है। तो सबसे पहले तो मार्केट बहुत अच्छा है।
खास तौर पे डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली दे वर्क ऑन डेटा, और डेटा का ये भी काम चल रहा है। देखो डेटा से ही सब कुछ हो रहा है अभी के टाइम पे, मतलब ये हम्म। बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया। मतलब इसमें कोई ऐसा हिडन चीज नहीं है कि आपको कोई बहुत रॉकेट साइंस समझाना है। बहुत सिंपल है, डेटा है तो आप बहुत आगे जाओगे। तो स्कोप तो इसमें बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें सैलरीज के बारे में, खासतौर पे इंडिया पे, तो देखो ऐसे होता है ना कि सैलरी कंपनी पे डिपेंड करता है कि किस कंपनी में आप जा रहे हो। सेम बंदा सेम स्किल्स के साथ, मतलब एग्जैक्टली सेम बंदे की बात कर रहा हूँ, वो अमेजन में जाए और सेम बंदा टीसीएस में जाए, मतलब ऐसे बात कर रहा हूँ सेम स्किल के साथ, वो लायक है अमेजन के जाने में। अमेजन में उसे बेहतर पैसा मिलेगा सेम काम के लिए, जबकि टीसीएस में कम मिलेगा। हम्म। तो राइट। हमेशा ये ऐसा नहीं है कि मैं डेटा इंजीनियर हूं तो मैं टीसीएस में भी जाऊंगा तो मेरे को वो 15 लाख 20 लाख वाली पैसे दे देंगे, नहीं देंगे वो। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कैसा पैसा देती है। और हर कंपनी के पास डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट की ओपनिंग है। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं होगा जिनके पास ऐसी ओपनिंग नहीं है आज के टाइम पे, अगर वो आईटी इंडस्ट्री में काम करती है तो हमें ये टारगेट रखना चाहिए कि हमें किस कंपनी में जाना है। हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि ये डेटा इंजीनियर है तो बस गूगल ही हायर करते हैं, ऐसा ही नहीं है बात। सब सारी कंपनी हायर करती हैं। तो टारगेट रखो। टारगेट ऐसा होना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अपने को जाना है, सर्विस में नहीं जाना है। सर्विस में जाओगे, आपका सपना तो था डेटा इंजीनियर बनने का, लेकिन क्या हम्म। पता टीसीएस आपको सपोर्ट में डाल दे, आप कुछ नहीं कर पाओगे राइट। भाई। मतलब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है। तो हम्म। प्रोडक्ट बेस्ड में जाने में फायदा ये होता है कि देखो मैं जब एयरटेल ज्वाइन किया, ठीक है, तो एयरटेल में डेटा साइंस का प्रोजेक्ट था, लेकिन और मुझे एक्सपीरियंस भी था डेटा साइंस का, बहुत अच्छा था। लेकिन ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे डेटा इंजीनियर बनना है, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग भी टीम थी, काम भी डेटा इंजीनियरिंग का था। तो मुझे ऐसा हम्म। लगा कि नहीं, मेरे को डेटा इंजीनियरिंग वाला ही काम मुझे और अच्छा लग रहा है। मैंने मैनेजर को बोला अपने कि सर मेरे को लाइक इस फील्ड में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरे को इसमें डाल दो, आप इस टीम में मैं काम करूंगा। उन्होंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाओ। एज अ फ्रेशर हम क्या होते हैं, हमें सीखना होता है चीजों को। उन्होंने बोला जाओ हाँ। उसमें सीखो, काम करो उसमें। और मैं डेटा इंजीनियरिंग चीजें सीखने लगा, जबकि ये काम टीसीएस में कभी नहीं होगा। उन्होंने आपको सपोर्ट में हम्म। डाल दिया तो पूरी जीवन आपकी वहां पे खत्म होनी है। तो हाँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये चीज होता है कि अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये फील्ड नहीं, ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो मैं अपने मैनेजर से वो चीज का रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और हम्म। 95% चांस ऐसा होगा कि मैनेजर आपको उस प्रोजेक्ट में डाल देगा। हम्म। तो ये फायदा होता है एज अ फ्रेशर। जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो तो कहीं ना कहीं आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो इंटरनली। आपको इस प्रोजेक्ट में नहीं, इस प्रोजेक्ट में काम करना है, आपको पाइथन में नहीं जावा में काम करना है, आपको स्काला में काम करना है। आपके मैनेजर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो हेल्पफुल होते हैं, और मैनेजर्स के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको मतलब सुटेबल जगह पे भेज देंगे। तो ये फायदा होता है उसमें। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि आपके अगर स्किल सेट अच्छे हैं एंड आप अगर एक अच्छी कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो पैकेज आपको अच्छा मिल जाएगा, सैलरी आपको अच्छी मिल जाएगी। डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली मेरे साथ वाले बच्चे मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं उनसे काबिल था या फिर बहुत ज्यादा जानता था, बट मेरे साथ के बच्चे लाइक 30 लाख पे भी गए, 35 लाख पे भी गए, 40 लाख पे भी गए, 60 लाख पे भी गए। बच्चे काम कर भी रहे हैं इतने सैलरी के पैकेज पे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जाते हो, किस कंपनी में, और काम भी वही रहता है भाई। ऐसा नहीं कि गूगल का बंदा कोई बहुत 30 मार खाना है। देखो ऑब्वियसली वो आपसे ज्यादा हार्ड वर्क किया, हम्म। डेफिनेटली तभी वहां पे है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे ज्यादा काम कर रहा है, वो 50 घंटा काम कर रहा है या फिर 60 घंटा। जितना आप मेहनत कर रहे हो टीसीएस में उतना ही, हालांकि आपसे कम मेहनत कर रहा होगा, हो सकता है कि आपसे कम उसका मैन पावर लग रहा हो। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि सेम मेहनत के लिए किसी कंपनी में आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, सेम मेहनत के लिए किसी कंपनी में आपको बहुत कम मिल रहा है। तो क्यों ना 4 महीने 5 महीने अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी कंपनी में ही चले जाए। हम्म। हो सकता है ऐसा। तो इसीलिए भाई बहुत हार से थोड़ी सी इंडस्ट्री इंडिया की, लेकिन ऐसा ही है। आपको अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो आपको 4-5 महीने मेहनत करके अच्छी कंपनी में जाना ही पड़ेगा, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट राइट राइट। अच्छा, आपने आईटी इंडस्ट्री की बात की अभी, तो थोड़ा यूके की जो आईटी इंडस्ट्री है उसकी बात करें, तो थोड़ा कंपेयर करें तो क्या मतलब, जो अगर वर्क लाइफ बैलेंस की आपने स्टार्टिंग में भी बोला था कि काफी ज्यादा बेटर है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, क्या बेटर है। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज की, कितनी मिनिमम सैलरी हमारी होनी चाहिए कि हम सस्टेन कर पाए यूके में, तो वहां पे कितना कम से कम सैलरी हमारी होनी चाहिए कि हम हैंडल कर पाए, मैनेज कर पाए, खर्चा पानी निकाल पाए। सो थोड़ा उसके ऊपर। ओके, सो देखो इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं ओपनिंग्स अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूं तो इंडिया बेहतर है यूके से। ओके।
और ऑब्वियसली हम अगर यूके के बारे में बात करते हैं तो एज अ इंडियन कैंडिडेट हम बात करते हैं कि हमारे लिए बेहतर है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे वीजा वगैरह का भी बहुत सीन होता है, अपॉर्चुनिटीज इमिग्रेशन लॉज गवर्नमेंट की हम्म। पॉलिसीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, तो जो कि अभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स तो नहीं, वो तो आराम से पढ़ने आ सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे जॉब लेना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी चीजें मुश्किल हैं। और ओके। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में, जो कि ओके। बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है इंडिया। अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी देखो यहाँ पे अगर यूके में आप आते हो और सिंगल हो तो 60K पाउंड पर ईयर आपके लिए सफिशियंट होगा। लेकिन फैमिली के साथ आ रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको लाइक 100K के आसपास जाना पड़ेगा, उससे अधिक जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ ओके। पे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, छोटी से छोटी चीजें बहुत महंगी मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ज्यादा है। तो देखो दो चीजें होती हैं यहाँ पे, जब आप आते हो आपको पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन उसके हिसाब से आपके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ। आपको आप नई चीज एक्सप्लोर करते हो, यहाँ पे रहते हो, यहाँ की चीजें एक्सप्लोर करते हो, तो वो किसी ना किसी कॉस्ट पे आता है। आप इंडिया में रहते, अगर आप आपकी सैलरी मान लो 20 LPA है, तो बहुत अच्छी एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा अंबानी जैसे, बट बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। फ्लैट ले सकते हो बहुत बढ़िया, 2BHK, मेड रख सकते हो, और ट्रिप बहुत इजीली आप कर सकते हो, मतलब बहुत आसान है। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। यूके में लाइक मैं, एक रूम है मेरा, शेयर्ड किचन शेयर्ड वॉशरूम है, इसका मैं 70,000 इंडियन करेंसी में बस इसका ही देता हूँ। तो एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लाइक, अगर आपका टारगेट है कि आपको यूके में सेटल होना है, लाइक आप यहाँ का सिटीजनशिप ले लो या फिर PR ले लो, ऐसा कुछ है, तो आ जाओ यूके में, 4-5 साल 6 साल जो भी होता है काम करो, सेटल हो जाओ। लेकिन मैं तो ऐसा बोलता हूँ, अगर आपका टारगेट नहीं है यहाँ पे सेटल होना, तो यहाँ पे आओ, 1-2 साल काम करो, 3 साल काम करो, फिर इंडिया चले जाओ, क्योंकि वर्थ इट नहीं है फिर। क्योंकि आप बहुत अपनी सैलरी का 40% आप गवर्नमेंट को दे रहे होते हो, जो आप कभी भी यूज नहीं करोगे, क्योंकि उसका यूज तो यहाँ के सिटीजन ही यूज करेंगे, और जो कि आप सिटीजन हम्म। बनने वाले हो नहीं। तो 2-3 साल काम करो, फिर इंडिया लौट जाओ। बाकी तो देखो अच्छा है, आप एक्सप्लोर करने को मिलता है, थोड़ा सा आप देख लेते हो बाहरी दुनिया कैसे है, कैसे चलती है। तो एक वैसे रहता है कि मैंने भी यार घूमा है, देखा है, बच्चों को कहानी बनाने के लिए हो जाता है, बाकी वैसा बहुत बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके। एंड व्हाट अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, लाइक कंपनीज में वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो वो कैसा है, बिकॉज इंडिया का आपको पता ही होगा। सो। देखो ये चीज यहाँ पे मुझे बहुत बेहतर लगा, यहाँ पे लोग आपके टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ओके। और वो कहीं ना कहीं इस वजह से है कि यहाँ पे आप किसी को भी, कोई भी जॉब करता है तो उसको पर आवर वेज मिलता है। आप अपने घर कारपेंटर बुला रहे हो, 2 घंटे काम करेगा, 2 घंटे का पैसा लेके जाएगा, जो कि हम्म। मिनिमम वेज भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। ओके। तो इस वजह से, या फिर यहाँ का कल्चर ही ऐसा है, लोग आपकी टाइम की वैल्यू करेंगे। अगर ऑफिस में हो, मान लो आप, मैं एक बहुत सिचुएशनल एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 बज गए हैं और आपकी टाइमिंग थी कि 5 बजे आपको घर जाना है। आप उठे, बैग उठा रहे हो, और अपना लैपटॉप या फिर जो भी है रख रहे हो और जाने की कोशिश कर रहे हो। तो यूके में ऐसा, अगर आप उठ गए अपने डेस्क से, कोई भी आपको बोलेगा नहीं कि भाई 10 मिनट बैठ के ये चीज देख ले। ओके। आप उसे बोल सकते हो कि मैं जा रहा हूँ घर, और वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। मतलब यहाँ पे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आप बोलते हो कि मुझे लीव लेना है इस दिन, तो आपकी उस हम्म। बात की रिस्पेक्ट की जाती है। देखा जाता है टीम में कौन है कौन नहीं, मतलब पूरा अच्छे से वो समझते हैं चीजों को। मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप बोल दिए कि मेरी तबीयत खराब है, कितना भी क्रिटिकल इशू चल रहा हो, लोग समझते हैं उस चीज को, आपको मतलब वैल्यू दी जाएगी आपको। कोई भी, आप देखो कितना भी बड़ी गलती यहाँ पे कर दो, कुछ भी कर दो, कोई आपको चिल्ला के नहीं बोलेगा, बहुत प्यार से बोलेगा, अच्छे से समझाएगा। और जो कि इंडिया में ऐसा नहीं है। भाई इंडिया में 5 बज रहा है, कोई बंदा आ गया, कोई इशू लेकर 1 घंटा तक उसी को किए जा रहे हैं, अरे भाई कर हाँ। दे यार, कर दे यार, दोस्त नहीं है तो मेरा, ऐसे कर। यहाँ पे ऐसे नहीं होता भाई, प्रोफेशनल लाइफ है। मैं घर जा रहा हूँ, हम्म। मैं घर जा रहा हूँ। मैंने मैं सैटरडे संडे मुझे मतलब फील ही नहीं होता है कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ। जॉब कर रहा फुल्ली हूँ। डिस्कनेक्टेड। मैं हम्म। ऑफिस के आने के बाद कोई भी नोटिफिकेशन मुझे ऑफिस का नहीं आता, कोई कॉल नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, कभी नहीं। मैं कभी ऑफिस के बाद, मतलब ऑफिस के अलावा मैंने कभी किसी अपने कलीग से बात ही नहीं किया, ना कॉल पे ना मैसेज पे, किसी भी तरीके से पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज मुझे बेहतर लगती है कि मेरी पर्सनल स्पेस मेरी है। सैटरडे हम्म। मेरा है, संडे मेरा है, मैं जो करूँ वो अच्छे से करूंगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में ऐसा था, ठीक है, घर से देख लेना एक बार हो पाए तो। यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे हम्म। क्रिटिकल है तो ऑब्वियसली कभी कभी चीजें कुछ क्रिटिकल होती हैं, प्रोडक्शन में कुछ फट हम्म। गया तो ऑब्वियसली आपको देखना पड़े। लेकिन ऐसे नहीं है कि डेवलपमेंट रुका हुआ है तो यार घर से देख लेना कल, नहीं। ऑफिस का काम मैं ऑफिस में करूंगा।
ऐसे होता है यहाँ पे। तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत अच्छा है, लोग आपकी कदर करते हैं, आपके टाइम की वैल्यू करते हैं, जो कि इंडिया में मुझे नहीं लगता है। एक और चीज, इंडिया में लोग गप्पे बहुत मारते हैं काम करते टाइम। मतलब हम्म। बात करने लगे और आधे घंटे बात, डेस्क पे बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, डेस्क पे बैठ के बात करने लगे, आधे घंटे तक बात ही करते हैं। यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे काम हो रहा है तो सिर्फ काम होगा। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लोग, अपना ऑफिस का जो टाइम होता है उसको वेस्ट नहीं करते हैं लोग। तो शायद ये भी हो सकता है कि जब ऑफिस के टाइम पे मैं केवल काम कर रहा हूँ तो ऑफिस के बाद मैं काम ही नहीं करूंगा। हाँ, और ऑफ इंडिया में कोर्स। ऐसा है कि मजे कर रहे हैं तो यार, मजे कर रहे हैं तो एक इंटरनल भी रहता है कि यार चल रहा है, बाद में सब काम करना फ्लेक्सिबल है। पड़ेगा। हाँ, तो ये भी हो सकता है। लेकिन बेहतर लगा मुझे, यूके का वर्क कल्चर बेहतर है। मेंटल जो आपका स्ट्रेस है यहाँ पे, उसका बहुत ध्यान दिया जाता है। जो ये सब इश्यूज यहाँ पे बहुत अच्छे से रेज किया जाता है उन चीजों को। हाँ, एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज हम्म, मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो इंडिया में जो हम्म, कॉर्पोरेट्स हैं वहाँ पे इस हम्म, चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है, काफ़ी ख़राब हालत है यहाँ पर। तो वो चीज़ है। हम्म। यहाँ पे ये सारी चीजें बेहतर है। बाकी जेपी मॉर्गन में काम कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है यहाँ पे। अभी मैंने आज एक रील डाली, उसमें इंटरनल हैकाथॉन हुआ, जिसमें लाइक हम्म। आप टीम बना के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। बहुत सारे अपस्किलिंग इवेंट हुए जिसमें आप पार्टिसिपेट करके चीजों को सीख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो अदर फील्ड के। तो ये सारी चीजें, यही तो फायदा होता है यार, किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करो, किसी अच्छी कंपनी में काम करो, तो केवल आप ऑफिस का ही काम नहीं कर रहे हो, चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो। यहाँ हाँ। पे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप ट्रिप पे जा सकते हो, हाइकिंग पे जा सकते हो, बाइसिकल राइडिंग पे जा सकते हो, लाइक टीम के साथ गिटार बजाने का भी यहाँ पे होता है, सीख सकते हो वो भी। मतलब बहुत सारी चीजें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप, लाइक मैंने, जैसे मान लो मैं ऑफिस का काम कर रहा था, मैंने मैनेजर को बोला अगर कि मेरे को इस इवेंट में जाना है, वो ये नहीं बोलेगा कि ये काम बचा है इसको कंप्लीट, बोला वो अप्रिसिएट करते हैं, आप जाओ, हम्म। पार्टिसिपेट करो और हमें भी बताना क्या था। ऐसे करके होता है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं अप्रिसिएट की जाती हैं, तो लोग खुश रहते हैं मतलब। और देखो ऑब्वियसली यार, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम इंसान हैं, हम कामचोर होते हैं, सीधी सी बात है, हमें काम करने का मन नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं हम भागते हैं काम से, तो उसके वो बात अलग हो गई कि काम कर रहे हैं यार, मन नहीं कर रहा है, ऐसे वैसे। हम्म। वो चीज अलग बात है, लेकिन ये यहाँ का कल्चर बेहतर है। वो भी है ना, जब आपका कल्चर अच्छा होता है, लोग आपकी आपके काम की वैल्यू करते हैं, तो फिर आपका मन हम्म, करता है काम करने का, वो चीज़ हम्म, भी होती है। अप्रिसिएशन मिलता है यहाँ पे, छोटा भी काम किया अप्रिसिएट होते हो आप। लाइक यहाँ पे जब स्प्रिंट प्लानिंग होती है, फिर जब रेट्रो होता है, उसका रेट्रोस्पेक्टिव जो भी होता है कंपनीज में, तो उसमें अप्रिसिएट किया जाता है जिसने स्प्रिंट में अच्छा काम किया हो। हम देखते हैं कि कौन लैग कर रहा है, मतलब किसी को हेल्प की जरूरत हो, ये सारी चीजें देखते हैं। फिर ओवरऑल कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, हमें हमने क्या नई चीजें सीखी, हम क्या और बेहतर कर सकते हैं। तो इससे ना केवल कंपनी के लिए फायदा नहीं होता है, लाइक इंडिविजुअल भी ग्रोथ होता है सबका। तो ये सारी चीजें भी अच्छी हैं। राइट, 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 ओके। सो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हमने बात कर ली एंड काफी अच्छे से आपने गाइड किया। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना हम्म, चाहूंगा कि अभी ना, लाइक जैसे सपोज आपने रोड मैप्स वगैरह सारा कुछ शेयर किया। सो एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसको पता चल चुका है कि मेरे को पर्टिकुलर इस फील्ड में जाना है और ये रोड मैप मुझको ऐसे ऐसे सीखना है। बट एक हम्म, पॉइंट आता है ना जहाँ पे उसको इंटर्नशिप करनी होती है, करेक्ट? तो वो उसके लिए एक इशू बन जाता है, वो चीजें करनी पता, जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने कॉलेज टाइम पे 4-5 इंटर्नशिप क्रैक की थी एंड वहां से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली थी, काफी कुछ सीखने को भी मिला था। तो वो एक आप थोड़ा सा गाइड कर दो कि हम कैसे वो चीजें क्रैक कर सकते हैं, वो इंटर्नशिप कैसे हम ले सकते हैं। तो आई थिंक अगर वो इंटर्नशिप आप क्रैक कर पा रहे हो तो आपके लिए जॉब क्रैक करना फिर ज्यादा कोई बड़ी डील नहीं होती है। देखो इंटर्नशिप तो बहुत जरूरी है। मैंने बोला भी है कि आप कंपनी में जाते हो, वो बोलते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्चुअली दे आर नॉट हम्म। सीकिंग फॉर योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वो ये देखते हैं कि आपने कहीं काम किया है कि नहीं। तो वो हम्म। इंटर्नशिप की बात हो रही होती है। और अगर आपके प्रोफाइल में इंटर्नशिप होता है तो उसका अलग ही वेटेज होता है। और अगर बात करें कैसे इंटर्नशिप लेना है, तो देखो, अगर आप कॉलेज में हो तो आप कोशिश करो कि आप जो आईआईटीज हैं, जो एनआईटीज हैं, उनमें इंटर्नशिप करने का। क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं प्रोफेसर्स के अंडर में। और लोगों को ऐसा लगता है कि वो रिसर्च वर्क हो रहा है वहां पे, एक्चुअली में जो प्रोफेसर्स हैं वो किसी न किसी कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लाइक अगर आप अच्छे अच्छे आईआईटीज का देखोगे, वो गूगल के कुछ प्रोजेक्ट पे, एनवीडिया के कुछ प्रोजेक्ट पे और रियल प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं वो। तो उनके साथ आप लाइक उनको मेल कर सकते हो। लाइक हमने तो ऐसे ही लिया था पहले इंटर्नशिप, हम 3 दोस्त थे, तीनों आईआईटी मंडी में गए थे।
तो आप उनको मेल कर सकते हो, उनको उनके प्रोजेक्ट्स को देख सकते हो, आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या अच्छा लगता है, मतलब एक एसओपी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है वो लिख के उनको भेज सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है आपको बढ़िया रिसर्च इंटर्नशिप मिल जाए, कुछ सीखने का मौका मिल जाए आईआईटी में जाके। फिर देखो, हमें बहुत बड़ा टारगेट करने की जरूरत नहीं होती है, आप सबसे सिंपल रखो। बहुत सारी कंपनीज है जिनका इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा होता है, उनमें पार्टिसिपेट करो। मतलब आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, डजंट मैटर। आप इस वीडियो को देखने के बाद ही नोट डाउन कर लो कि कौन कौन सी हम्म। कंपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम रन करती है, उनका डेडलाइन वगैरह क्या होता है, नोट डाउन कर लो और उनको फॉलो अप करते रहो। फिर इसके साथ साथ इंटर्नशाला से अप्लाई नहीं करना है, इंटर्नशाला पे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, तो इंटर्नशाला से दूर रहो। देखो, मैं उनको ऐसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे फ्रॉड्स होते हैं एक्चुअली में। हाँ। फ्रॉड्स कैसे होते हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि मैंने देखा है अक्सर, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि जैसे मान लो मैं एक फ्रीलांसर हूँ, ठीक है, अपवर्क पे, फाइवर पे, लाइक कहीं से मुझे कोई मिला प्रोजेक्ट, मैं क्या करूंगा, इंटर्नशाला पे ऐसे डाल दूंगा कि आई एम लुकिंग फॉर इंटर्न्स। तो इंटर्न आएंगे तो मैं उनको वही प्रोजेक्ट असाइनमेंट के तौर पे चिपका दूंगा, वो मुझे वो करके दिए, और फिर मैं उनको घोस्ट कर दूंगा, उनको रिप्लाई नहीं करूंगा, मेरा प्रोजेक्ट भी हो गया, मैंने सबमिट, पैसे कमा लिए और हम्म। चल रहा है ऐसे काम। तो इंटर्नशाला पे मैंने देखा है ऐसे लोग करते हैं। मैक्सिमम टाइम जब आप असाइनमेंट बना लोगे तो आपको लोग होस्ट कर जाते हैं, सिंपल, कोई फीडबैक नहीं आता है। तो इन चीजों से बच के रहो। जब वो असाइनमेंट दे रहे हैं उनसे आप ओपनली बोल दो कि आप असाइनमेंट के अलावा मेरा इंटरव्यू ले लो, आप डायरेक्टली जो हम्म। चीजें आप असाइनमेंट में जज करना चाह रहे हो इंटरव्यू में जज कर। भाई, आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते असाइनमेंट बनाने में दे रहे हो और उसके बाद बंदा खोज कर जा रहा है, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो आपको पता है? तो इन करेक्ट। चीजों से बच के रहो आप। आपको कौन असाइनमेंट दे रहा है, कौन सी कंपनी है, पूरा अच्छे से रिसर्च करो। अगर बढ़िया कंपनी, अच्छी कंपनी है, उसका लाइक लिंक्डइन पे देख लो, उसकी वेबसाइट देख लो, अगर बेहतर लगता है, जेन्युइन लगता है, तो ही आप उसका असाइनमेंट काम करो। फिर वेल फाउंड करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप अप्लाई करो इंटर्नशिप के लिए। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आप 10 इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, आपको कॉल आ जाएंगे, हो सकता है आपकी 100 करना पड़े, 200 करना पड़े। तो मेहनत तो करना पड़ता है भाई। कोई भी चीज आपको बहुत आसानी से नहीं मिलने वाली है, लेकिन एक होना चाहिए कि करना है आपको, कैसे भी करके हम्म। मुझे इंटर्नशिप लेना है। तो भले ही आपको 10 दिन बाद मिले, 15 दिन बाद मिले, 1 महीने बाद मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। राइट राइट राइट, ओके ओके, ग्रेट, आपने काफी सही से गाइड कर दिया इंटर्नशिप के लिए भी। लास्ट में बस एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। देखो, मेरे पास उतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, मैं आप लोग जितना ही बड़ा हूँ, बहुत बड़ा नहीं हूँ। तो देखो, जितना मैंने सीखा है वो ये है कि हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो, सोचो उनके बारे में, कहाँ हो, कहाँ जाना है। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। थोड़ा थोड़ा रोज 1% भी आप खुद में इंप्रूवमेंट लाओगे तो ईयर एंड में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो आखिरी चीज मेरी तरफ से ये है कि अगर आपको बढ़िया पैकेज वाली सैलरी लेनी है तो डीएसए को कभी भी खुद से अलग मत होने देना। प्रैक्टिस करो लीड कोड, प्रैक्टिस करो डीएसए प्रॉब्लम्स, आप बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब पा पाओगे। तो कंसिस्टेंसी मैटर्स। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही। सो गाइज, या डेट्स ऑल, आई होप आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे एंड काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें की हमने, एंड भाई ने काफी सारे फैक्ट्स शेयर किए जिनसे आपको डेफिनेटली जो मार्केट में जो अभी चल रहा है रियलिटी में उसके बारे में आपको पता चलेगा। सो मैं भाई की सारी सोशल मीडिया लिंक्स एंड जो भी इनके रोड मैप की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जाके चेक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच कैस भाई ज्वाइन करने के लिए, काफी मजा आया, काफी सारे बातें की, एंड आई होप इससे इस वीडियो के इस पॉडकास्ट के थ्रू स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा हेल्प होगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।